नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से नाका चंदबंदी पर स्थित शराब गोदाम पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई। जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से नाका चंदबंदी पर स्थित शराब गोदाम पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है। वेयर हाउस पर पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों ने जरूरत से ज़्यादा शराब मांगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अपने अमले को भेजकर पूरे स्टॉक की चेकिंग शुरू की है। पता चला है कि पिछले दिनों एक परमिट पर 2 बार शराब भिजवाने का आरोप भी इसी वेयर हाउस के प्रभारी पर लगा था, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। शराब सिंडिकेट के लोगों ने भी वेयर हाउस प्रभारी पर आरोप लगाए थे। फिलहाल गोदाम के एक हॉल को खुलवाकर देखा जा रहा है और वहां रखी शराब एवं बियर की बोतलों की काउंटिंग की जा रही है, जिसकी शाम तक पूरे होने की संभावना थी। कार्रवाई चल रही है क्या? पूरी किस तरह की कार्रवाई चल रही है? ये रात में हमने चूँकि खुल नहीं पाया था तो सील कर दिया था इसको, और आज सुबह जो है 12 बजे करीब सभी लोग फिर एकत्रित हुए। उसमें उपायुक्त, जो संभागीय उपायुक्त हैं शैलेश सिंह जी, वो भी आए, और संभागीय उपायुक्त का भी ऑफिसर आए हैं और ज़िले के भी ऑफिसर आए हैं एक्साइज के। तो उसको आज दोबारा से खुलवा के इसकी पूरी गिनती करवा रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। फिर शाम को इनसे रिपोर्ट लेंगे। कोई एक्स्ट्रा शराब आई थी जहाँ को मालूम पड़ा है, इसलिए? नहीं, ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते। वही जांच हो रही है, तो उसकी पूरी गिनती हो जाएगी, स्टॉक वगैरह से फिर उसका मिलान होगा। इसके बाद जो भी स्थिति होगी पता पड़ जाएगी। कार्रवाई की 10 तरीके से यहाँ पर आबकारी विभाग द्वारा शराब ज़्यादा तादाद में मंगाई जा रही थी। निर्वाचन आयोग ने छापा मारा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शराब को चुनाव के लिए यहाँ से सप्लाई किया जा रहा था। चुनाव आयोग में जो शिकायत हुई है उसके संबंध में माननीय एसडीएम साहब और मैं कल शाम को आए थे। तो चूँकि गोदाम राजस्व लॉक द्वारा लॉक था तो उसे तालाबंद करके सीलबंद किया गया। आज उपायुक्त आबकारी विभाग और आबकारी के जो गोदाम के इंचार्ज हैं शरद पाठक जी आए। विभागीय कार्रवाई में गोदाम में रखे माल का सत्यापन हो रहा है और सत्यापन के बाद शाम तक जो भी सत्यापन में रिपोर्ट आएगी वो बताई जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का सहयोग ग्रेड 3 25,000 की रिश्वत लेते हुए लोकयुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। यह रिश्वत ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने फरियादी महेंद्र बातम से ड्रग लाइसेंस के एवज में मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। औषधि प्रशासन विभाग के सहायक ग्रेड 3 को आज ग्वालियर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वह फरियादी महेंद्र बाथम से ड्रग लाइसेंस बनवाने की एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। यह रिश्वत ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर ने मांगी थी, जो कि सहायक ग्रेड 3 के माध्यम से ली जा रही थी। कार्यालय में अजय ठाकुर के नहीं मिलने पर उन्होंने अयूब खान को रिश्वत देने के निर्देश दिए थे, जिस पर अयूब खान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए गए। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और रिश्वत में दी गई रकम को भी बरामद कर लिया गया है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। महेंद्र बाथम नाम है। क्या करते हैं आप? मेरा दवाई की मार्केट में काम था, किसी दुकान पे काम करता था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद से मैं कोई काम नहीं कर रहा था, मैं घर में बैठा था बेरोजगार। आज क्या हुआ है? मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया 13 तारीख को अप्लाई किया था। तो मैं 15-16 तारीख को यहाँ पर जब आया इनसे मिलने के लिए तो उन्होंने मुझसे उसके एवज में 30,000 रिश्वत मांगी लाइसेंस देने के एवज। किसने मांगे थे? अजय ठाकुर जी ने। अजय ठाकुर। फिर क्या हुआ? मैं 27 तारीख को ही मेरे से मिले। मेरे पास इनका कॉल आया कि 24 तारीख को कॉल आया इनका मेरे पास कि ऑफिस आ जाना। 24 तारीख सैटरडे था, संडे मंडे छुट्टी थी। तो 27 को फिर मैंने यहाँ नहीं आया, मैं डायरेक्ट लोकल कार्यालय गया। वहाँ के मैंने कंप्लेंट करी। उन्होंने मुझे एक 22 रिकॉर्डर दिया। मैंने वहाँ से लेके यहाँ निकला यहाँ पर, तब तक इनका मेरे पास कॉल आ गया कि मैं आपकी दुकान पे आ रहा हूँ। क्योंकि मेरी दुकान पर आए, दुकान पर आके उन्होंने मुझसे 25,000 रुपये का फाइनल कर दिया कि मुझे 25,000 चाहिए, नहीं तो मैं आपको लाइसेंस नहीं दूँगा। फिर मैंने बोल दिया ठीक है सर, 1-2 दिन में व्यवस्था करके मैं ला दूँगा। तो मैं पैसे लेकर आया तो वो मिले नहीं मुझे। किसको पैसे दिए आपने? अयूब खान जी मिले थे मुझे, तो मैंने उनको, मेरे इनसे बात हुई, इन्होंने बोला मेरी बात हो गई, आप मुझे दे जाओ पैसे। किसको दिए पैसे? अयूब खान जी को। अयूब खान कौन सी पोस्ट पे है? ये उनके बाबू हैं। बाबू है। वो ड्रग इंस्पेक्टर है जगह। अभी तक महेंद्र बाथम है, इसने ऑस्पिटा फार्मास्यूटिकल नाम से एक दवा बेचने के लिए एक फर्म बनाई है। उसके ड्रग लाइसेंस के लिए 13 अक्टूबर 2020 को यहाँ कार्यालय में, ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में उसने अप्लाई किया था ऑनलाइन। उक्त लाइसेंस को, ड्रग लाइसेंस को जारी करने के एवज में ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर द्वारा 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। आवेदक को द्वारा 27 अक्टूबर को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में शिकायत की गई, जिस पर उसे एक वॉइस रिकॉर्ड इशू किया गया। अजय ठाकुर से आवेदक ने अपनी दुकान पर
लाइसेंस जारी करवाने के संबंध में चर्चा की तो ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। इसके साथ साथ उनके कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 अयूब खान के द्वारा भी उस मांग में सहयोग करते हुए 25,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी। इस पर जांच के बाद दोनों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और आज फिनोप्टिन पाउडर पर नोट लगाकर आवेदक को दिए गए। जो आवेदक ने ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर कार्यालय में आकर उनको तलाश किया। ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय में मौजूद नहीं थे, उसने संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हो पाया, जिस पर दूसरे आरोपी अयूब खान ने ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत आवेदक से ली और ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के कमरे में जो टेबल है उसके नीचे दराज में रख दी। आरोपी अयूब खान के बताए जाने पर हमने रिश्वत राशि बरामद कर ली है। मौके पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय पाठक ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है और प्रदेश की सभी 28 सीटें जीतने का दावा किया। चाहे में खराब शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस की हार को हताशा वाली मानसिकता को दर्शाता है। उपचुनाव में भी कांग्रेस ने हर सीट पर प्रत्याशी का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझदार है। उसके क्षेत्र, प्रदेश और देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। यह है बात गुरुवार को विधायक संजय पाठक ने अटल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। पाठक ने कहा कि हार की हताशा में कांग्रेस प्रचार में खराब शब्दावली का उपयोग कर रही है। इस प्रकार की शब्दावली पहले प्रदेश में उपयोग में नहीं लाई गई है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और देश की जनता ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्रों के दुरुपयोग पर भी कांग्रेस इसी तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि उन्हें हार का डर दिखाई दे रहा है। हार की हताशा में ही कांग्रेस पहले भी चुनाव आयोग में ईवीएम का बहाना लेकर आरोप लगाती रही है। जब 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो चुनाव आयोग और ईवीएम किसी पर आरोप नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से गोली चंबल अंचल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सभी सीटों पर भाजपा का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए, मैं पिछले 15-20 दिन से यहाँ पे इस क्षेत्र में हूँ और मैंने जो महसूस किया है, कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही थी कि ये चुनाव को निजी मुद्दों पे ले जाएं, यानी प्रत्याशियों के बीच में चुनाव कराएं। लेकिन जनता अब आज के वर्तमान युग में सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको अपना अच्छा बुरा दिखता है, भविष्य सब अपना जानते हैं कि कहाँ पे है, क्या कहाँ सुरक्षित है, क्या करना चाहिए। तो अब पब्लिक जो है वो ये देख रही है कि मैंने कल ही मोदी जी का भाषण सुना और जब मैं सुन रहा हूँ टीवी में बैठकर तो लोग भी सुन रहे हैं, तो लोगों को अपने क्षेत्र का भविष्य, प्रदेश का भविष्य और जब देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित है, तो स्वतः और अंदर से उनके मन में ये प्रेरणा आती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाना। तो मैंने खुद ये महसूस किया है कि कितना भी ये लोग चुनाव को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग अनर्गल बातें करके, उल्टी सीधे आरोप लगा के, निजी आरोप लगा के, गंदी भाषा बोल के, लेकिन जनता नहीं इनके कहने पे आने वाली, न भटकने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगी। दूसरी बात, अभी कांग्रेस भी बोलती है 28 सीटें जीतेंगे, हम भी, आप भी बोलते हैं 28 सीटें जीतेंगे, किस पर विश्वास करें? 10 नवंबर के परिणाम पर। तो दिग्विजय सिंह का कल ऑडियो वायरल हुआ है, एक समाजवादी पार्टी का जो नेता है, प्रत्याशी है यहाँ का, उसको गालत देते हुए ऑडियो वायरल, उसको क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के विषय में कुछ भी बोलना यानी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि उनके बोली हुई बातें, उनके बोले हुए शब्द, उनके किए हुए कटाक्ष इतने गलत स्तर के हैं, मैं उनको स्तरहीन भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे से बड़े हैं वो, लेकिन उनके विषय में बोलना, उनकी बातों के विषय में बोलना मैं उचित नहीं समझता। भाजपा जब कमलनाथ बोलते हैं आइटम, तब भाजपा तुरंत उस मुद्दे को लपक लेती है, लेकिन जहां बिसाहू लाल सिंह बोलते हैं अपने प्रत्याशी की पत्नी के लिए कुछ अगर, तो फिर भाजपा उसके बारे में क्या कहेगी? देखिए जो भी शब्दावली गलत है वो गलत है, और मैं फिर से दोहराऊंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं रही, ना ही राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप कभी ऐसा रहा है जो कांग्रेस ने भी स्तर गिरा के किया है। शुरुआत जिस प्रकार से बरैया जी ने की, फूल सिंह बरैया ने जो शुरुआत की, उनके भाषण, उनकी भाषा शैली तो स्पष्ट रूप से देश विरोधी रही है, सभी समाजों के विरोध में रही है, और कितनी गंदी भाषा शैली का उपयोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं ये तो कभी नहीं कर सकते। शिवराज जी को कितना नीचा दिखाने की कोशिश की, मोदी जी को कितना नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी आपने ध्यान दिया होगा 2019 का चुनाव आपने देखा होगा जिसमें चौकीदार चोर है राहुल गांधी नारे लगवाते थे, लेकिन देश ने उसका जवाब दिया। वैसे ही आज कांग्रेस के लोग जितनी गंदी भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं,
तो मध्य प्रदेश की जनता, इस 28 विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको उस भाषा शैली का भी जवाब वोटों से देगी। इसमें 2 साल पहले आपको बुरी तरह नकारा जनता ने और अब वो एक्सेप्ट कर लेगी, आपको 100% क्षमता की पूरी भीड़ लेगी। कृपया करके आप अपने आप को करेक्ट कीजिए प्रथमतः, क्योंकि जनता ने अगर नकारा होता तो वोटिंग परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट नहीं मिलते। आप सिर्फ ये देखिए कि 100 लोग वोट डालने जा रहे हैं और 50 लोग कहाँ वोट डाल रहे हैं और 25-25 लोग कहाँ वोट डाल रहे हैं। तो बहुमत में वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिले, और लेकिन सीटों के गणित में 2-4 सीट रह गई, हम इसको नकारा नहीं कर सकते। मैं आज आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे टिकट चयन से लेकर और हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण 2-4 सीट हम पीछे रह गए। ठीक है, ये सब फालतू मुद्दे हैं, ये तो हार की हताशा उनको बता रहे हैं। बामौर औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रकाश पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत एक 50 वर्षीय ट्रक ड्राइवर विश्राम सिंह जाटव निवासी बामौर गांव की ड्राइविंग करते समय फैक्ट्री के अंदर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इस मामले में हंगामा करते हुए जांच की मांग की। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित प्रकाश पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में पिछले 3 वर्ष से कार्यरत एक 50 वर्षीय ट्रक ड्राइवर विश्राम सिंह जाटव निवासी बामौर की गांव की ड्राइवरी करते समय फैक्ट्री के अंदर मौत हो गई। मृतक के पुत्र साधु सिंह जाटव ने बताया कि उसके पिता विश्राम सिंह जाटव की तबीयत खराब होने की सूचना फैक्ट्री वालों द्वारा 4 बजे दी गई। जब फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया। शाम को 5 बजे उसके परिवार के लोग एकत्रित हो गए, तब उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर देखा तो पिताजी का शव ट्रक के पास पड़ा हुआ था और मुंह से जाकर निकल रहा था। मृतक के मरने की खबर सुनकर फैक्ट्री के बाहर 500 से अधिक लोग जमा हो गए और फैक्ट्री मालिक से मृतक के मरने का मुआवजा मांगने लगे। समाचार लेके जाने तक फैक्ट्री गेट के बाहर काफ़ी लोग जमा थे। इस बारे में फैक्ट्री मालिक आशीष शर्मा का कहना है कि विश्राम सिंह की मौत हार्ट अटैक के आने से हुई है। आशीष शर्मा जी, ये फैक्ट्री में ये मामला हुआ, क्या मामला है? कुछ नहीं, ड्राइवर गार्ड रूम के पास बैठे हार्ट अटैक आया, नेचुरल डेथ, एक्सपायर हो गया। हार्ट अटैक आ गया। ये घटना कितने बजे की है? 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे की। तो उसके बाद हार्ट अटैक आपने इलाज नहीं कराया, भेजा नहीं इसको कहीं? भेजने के लिए एम्बुलेंस को बुलवाया था। हाँ, एम्बुलेंस कोई भी खाली नहीं थी। मतलब 3:30 बजे से एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? हाँ, जब एम्बुलेंस आई तब तक पुलिस आई गई थी। तो पुलिस ने उन्होंने कहा कि वो डेथ हो गई है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये हम तो घायलों को ले जाते हैं। हाँ। उसके लिए सफाई का पुलिस की गाड़ी जो आई होगी, उन्होंने कहा हुआ नहीं, एम्बुलेंस वालों का फ़ोन आया बाहर खड़े हो गए। हाँ। उन्होंने बोला कि हम घायल को ले जाते हैं। हाँ। अब वो डेथ हो गई है तो उसके लिए सफाई का है। अच्छा, तो तब से ये डेड बॉडी जो है 3:30 बजे की यहाँ पे, तो ये परिवार वालों को सूचना दी आपने? हाँ, परिवार वालों को तो 3:30 बजे के पहले ही सूचना दे दी गई। ये आदमी कब से काम करता था आपके फैक्ट्री में? अभी 12 दिन हुए हैं। 10-12 दिन से काम करता था। पहले चले गए थे, पहले भी 1.5-2 साल पहले काम कर रहे थे। 1.5-2 साल पहले छोड़ के चले गए थे। अभी 12 क्या ड्राइवर थे आपकी गाड़ी में? हाँ। ये रहने वाले कहाँ के हैं? नूराबाद। ये आप बामौर रहते हैं? बामौर में। बामौर। तो ये भीड़ लग रही है, इनके लिए कोई मुआवजे की मांग की, क्या क्या मांग करेंगे लोग? अभी मेरे को मालूम नहीं, वो पुलिस हैं तो वो अपनी डिमांड बता रहे हैं। जो भी है उस पर कुछ ना कुछ वो बनेगा। ठीक। साधु सिंह बताओ, जो घटना हुई है फैक्ट्री में, क्या मामला है इसका? फर्स्ट बात तो सर मेरे को कॉल ही नहीं किया गया, कब क्या हुआ है पता ही नहीं है। हाँ। मेरे को 4 बजे के लगभग कॉल। मृतक से आपका क्या संबंध है? मेरे पिताजी हैं। मृतक से क्या संबंध है आपका? पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? श्री विश्राम सिंह। क्या काम करते थे? ड्राइवरी करते थे। कितने सालों से कर रहे थे? इसमें कर रहे थे 3-4 सालों। घर से कब आए थे? घर से सुबह निकले थे। घटना कितने बजे की है? घटना 2 बजे के करीब की है, बता रहे हैं लोग। तुम्हें मालूम कब पड़ा? 4 बजे। 4 बजे क्या हुआ? इन्होंने कॉल किया कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, जल्दी से जल्दी आओ। किसने कॉल किया? अंदर से किसी ने, पता नहीं है किसने किया है। हाँ। उसने कॉल किया और जबकि घटना 2 बजे के करीब घट चुकी है। कॉल कितने बजे किया? 4 बजे। 4 बजे। फिर तुम आए तो क्या देखा? मेरे को अब ले गए हैं करीब 7 बजे। कितना टाइम हुआ है? अभी 7 बजे। हाँ, 7 बजे, वो 6 बजे के टाइम पर अंदर ले गए हैं। हाँ, फिर तब जाके देखिए मैंने डेड बॉडी।
डेड बॉडी देखी है? डेड बॉडी नहीं दिखाई है पहले तो, नीचे पड़ी ट्रक के अंदर से निकाल के नीचे रख दी है। अच्छा ये बताओ, ये जो डेड बॉडी देखी आपने, इसे काम क्या करते, ड्राइवर से? हाँ ड्राइवर। किसी फैक्ट्री गाड़ी पे? हाँ इसी फैक्ट्री की गाड़ी पे। ट्रक में से, खाई में से? ट्रक में ड्राइवरी करते थे। हाँ। अच्छा तो आपने देखा तो बॉडी कहाँ मिली आपको? नीचे। आपको क्या लगता है? सर मेरे को तो इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है अंदर, क्योंकि अंदर शराब की फैक्ट्री है। अंदर शराब की फैक्ट्री? हाँ पौवे बनते हैं अंदर शराब के। हाँ तो कुछ ना कुछ फैक्ट्री में क्या बनता है इसमें? इसमें खाली पौवे बनते हैं शराब के पौवे बनते हैं। हाँ। जब तुमने जब देखा तो लाश कहाँ मिली थी आपको? नीचे मिली थी। हाँ। तो आपको क्या लगता है? मेरे को तो संदेह है सर। ठीक। और सर इसमें पुलिस वालों के भी मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। वो लोग नीचे उन्होंने ही उतरवाई है आके लाश। पुलिस वालों ने उतरवाई है? हाँ पुलिस वालों ने उतरवाई। नीचे कहाँ पे थी लाश? नीचे ट्रक से नीचे पड़ी हुई है। अच्छा ट्रक के नीचे पड़ी थी। हाँ। अब लाश कहाँ है? अभी बहुत ही नीचे पड़ी हुई है ट्रक से नीचे। ठीक। प्रकाश पैकेजिंग में घटना घटी है, लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, मारा गया है, क्या है। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि वो बीमारी से मारा है। पीएम के बाद चलेगा, अभी तक तो ये जानकारी तो क्या मामला, मृतक का नाम क्या है? विश्राम नाम है, पिताजी का नाम बेटू है, उम्र उसकी करीब 55 साल करीब है जी। ये रहने वाला कहाँ का है? समाज का बामर गांव का रहने वाला है जी। और अभी तक ये पता चला है कि उसको हार्ट अटैक से मरा है। ड्राइवर है, ड्राइवरी करता था, यहाँ पे हार्ट अटैक से खत्म हुआ है जी। और सही परिस्थिति थी पीएम के बाद में। आपके द्वारा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई? अभी तक हम लोग आए यहाँ पे, वो मृतक के परिवार वाले आ गए, वो आर्थिक सहायता मांग रहे हैं, मुझे आर्थिक सहायता दी जाए जी। तो बड़ा काम किया गया अभी आपके द्वारा? जी बड़ा काम किया गया। जांच के बाद मालूम चला। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा द्वारा ग्वालियर और ग्वालियर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में रोड शो निकाला जाएगा। इस संबंध में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है और चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में पैदल जनसंपर्क अभियान और वरिष्ठ नेताओं को रोड शो किए जाते हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सचिव बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ नेता उमा भारती, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक सौजलकर, SC/ST मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, भाजपा के ग्वालियर नगर के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुन्नालाल गोयल द्वारा एक रोड शो शुक्रवार को निकाला जाएगा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में रोड शो कुल 30 अक्टूबर को 4:30 बजे नदी गेट से प्रारंभ होगा। महा मेगा रोड शो नदी गेट से जयेंद्रगंज, इंदिरागंज चौराहा, ओल्ड हाईकोर्ट, लोहिया बाजार, नया बाजार चौराहा, दाल बाजार होते हुए इंदिरागंज पर समाप्त होगा। इस अवसर पर ग्वालियर पूर्व विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में शाम को 6 बजे सेवना पार्क से शुरू होकर यह रोड शो किला गेट हजीरा से 4 शहर का नाका 9 नंबर पुलिया हजीरा चौराहे पर स्टेट बैंक तानसेन नगर पर समाप्त होगा। शामिल होंगे कितने बजे कहाँ से शुरू हुआ? देखिए चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, तो 30 तारीख को एक बड़ा मेगा रोड शो रखा गया है जो दोनों विधानसभा में घूमेगा और उसमें हमें मध्य प्रदेश का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो उपलब्ध होने वाला है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, माननीय सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय उमा भारती जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, स्थानीय हमारे सांसद ग्वालियर के विवेक शेजवलकर जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मुन्नालाल गोयल जी, ये सब लोग हमको मिलने वाले हैं। और ये रोड शो ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 4:30 बजे प्रारंभ होगा नदी गेट से और विभिन्न मार्गों से होते हुए जयेंद्रगंज चौराहे पर समाप्त होगा। ऐसे ही ग्वालियर का जो रोड शो है वो 6 बजे सेवानगर पार्क से प्रारंभ होगा और अलग अलग मार्गों से होते हुए तानसेन नगर पर स्टेट बैंक चौराहे पर समाप्त होगा। और लगभग 100 स्थानों पर विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, मोर्चा प्रकोष्ठ, ऐसे 100 स्थानों पर रोड शो का भव्य स्वागत होने वाला है और जनता में बड़ा उत्साह है और अलग अलग व्यापारिक संगठन भी हमसे संपर्क कर रहे हैं स्वागत के लिए, तो वो लोग बहुत अच्छा स्वागत करने वाले हैं। रोड में जवान सिंह पवैया ही शामिल नहीं होंगे? पवैया जी बाहर हैं कल। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अम्बा विधानसभा के खिल्ली और पोरसा बस स्टैंड पर जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार को भारी मतों से जिताने की अपील की। रह के नौकरी पाए, अपने जिले में रह के आप सम्मान से जिए,
वो जहां के 10 बार के सांसद हैं रहे छिंदवाड़ा के, वहां का आदमी कोई बंबई नहीं जाता नौकरी करने, वो छिंदवाड़ा में ही नौकरी दिलाता। वो सपना था उनको। और जब ये कोरोना काल की घटनाएं चल रही थी, जब आगरा बंबई रोड में हजारों की संख्या में ऑटो से लोग बंबई से भागे चले आ रहे थे, दिल्ली से पैदल आ रहे थे, तो एक दिन शाम को कहते हैं बताओ ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं, कहीं बाहर के नहीं। मुझे मध्य प्रदेश में ये दृश्य फिर से न देखने को मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन कौन सी तारीख को किया? 25 मार्च को किया। जब 2 घटनाएं पूरी हो जाएं उसके बाद, एक तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत कर ले, और दूसरा था कि मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दे। 2 घटनाओं के बाद पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ है। सही गलत? हुकारी बोलो भाई, सही गलत? यदि पहले हो जाता, ट्रंप को मना कर दिया जाता और ये सरकार की मंडी बेंगलोर में न लगी होती, तो मुरैना में याद करो, मुरैना जिले में शुरू में कोई कोरोना वाला नहीं था, एक भी आदमी नहीं था। जब बाहर से लौटते हैं तब शुरुआत हुई। सही? लेकिन इनको सरकार बनाने की इतनी चिंता थी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता में रहने के बाद अब विपक्ष में रहना जानती ही नहीं। अब उनको सिर्फ पद चाहिए, उनको सरकार चाहिए, और इसलिए ये चुनाव हो। आज अम्बा की सभा में आपको बताना चाहता हूं, मैं 20 विधानसभा जहां चुनाव हो रहे हो चुका हूं। आज 21वीं जगह आया, और पूरे इन 28 चुनाव में 21 चुनाव क्षेत्र में जो गया हूं, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव। बहुत क्षेत्रों में तो लोग को यही नहीं मालूम कि उम्मीदवार कौन है, कहां से आया, कैसे आया। कल हम मुंगावली में थे, दोपहर को 2-2:30 बजे कमलनाथ जी के साथ आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र था कि नहीं था? गुना शिवपुरी में मुंगावली आता है कि नहीं? आप जानते हो सभा कितने लोगों की थी? कम से कम 40,000 लोग सभा में आए थे। तो कैसे आए? क्यों आए? जनमानस में ये बात आ गई है कि हमें बिकाऊ माल नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ चाहिए। तो ये लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में है, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, दस चुनाव मैं खुद लड़ा हूं, 12 चुनाव मेरे पिताजी का संचालन किया, 22 चुनाव लड़ चुका हूं। एक तरह 22 चुनाव में मुझे इस तरह का चुनाव का अनुभव कभी नहीं हुआ। आपको पता चल जाएगा कि सिंधिया जी का प्रभाव था कि कांग्रेस का प्रभाव माना जा रहा है। जो कमलनाथ जी ने जो भी घोषणाएं की हैं, उन्हें चुनावी जुमलेबाजी बताई जा रही है। हिंदू जागरण मंच में फरीदाबाद में हुई निकिता की हत्या के मामले में कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया।
ग्वालियर लश्कर जिला। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली जी को ज्ञापन दिया। विषय देश में हो रहे लव्य संबंधी घटनाओं के संबंध में कानून बनाने एवं दोषियों को यथाशीघ्र दंडित किए जाने बाबत महोदय श्रीमान जी से निवेदन है कि हाल ही में देश के विभिन्न भागों में एक विशेष प्रवृत्ति एजेंडे के तहत चलाई जा रही गतिविधियों के परिणति के रूप में सामने आ रही है। घटनाओं के संबंध में श्रीमान का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। विगत कुछ समय में देश के विभिन्न भागों में घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें भोपाल के कमला नगर थाने के इलाके में दिनांक 21/10/2020 को हुई घटना में 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची अनुष्का वर्मा के साथ एक मुस्लिम रहमत मामा और बेहरा बूढ़ा दादा द्वारा मासूम के साथ बलात्कार किया गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर में थाना ग्वालियर में 3 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले वसीम खान ने पेशे से ऑटो चालक है। इसी प्रकार दिनांक 27/10/2020 को एक तरफा प्यार का नाम देकर युवक लव जिहाद के षड्यंत्र के तहत बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र में स्नातक की छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपी का नाम तौफीक के रूप में सामने आया है। ठीक इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की घटनाओं की बाढ़ से आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वचन पत्र में सेन समाज को एससी में शामिल किए जाने के आश्वासन के बाद सेन समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर आभार जताया। हमने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय कमलनाथ जी ने हमारी समाज के लिए बुआ वचन पत्र में स्थान दिया है नंबर 1। और जो हमारी मांगे थी, हमारी सबसे बहुचर्चित मांग है कि हमें एससी में शामिल किया जाए। जो हमसे कमलनाथ जी ने वादा किया है कि हम गवर्नमेंट में आते हैं, उसका अध्ययन कराकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और इधर सेन समाज को एससी में डालने का काम करेंगे। तो आपकी क्या मांगे हैं? मांगे क्या है सरकार से? सैन समाज को एससी में शामिल किया जाए। केस शिल्पी सैन समाज वालों को जो इधर सैलून का काम करते हैं, उनको विशेष कुशल श्रमिक श्रेणी में डाला जाए, जिससे कि हर साल बजट आएगा जो वो उनको मिल सके। अभी तक 1 रुपये भी सैन समाज के नाम का बजट का इशू होता नहीं है। पूरा सैन समाज आपके साथ है? पूरा सैन समाज आपके साथ नहीं, है? हम तो समाज की बात कर रहे हैं। ये फैसला कौम को भी सोचना चाहिए कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। और मेरा ऐसा भी मानना है, थोड़ी सी बात वो है ना कड़वी है, मैं इधर छुपाता नहीं। कोई भी किसी के साथ, पूरी समाज किसी के साथ नहीं होता। आपके पास लगभग कितना प्रतिशत लोग साथ में हैं? कितना प्रतिशत? 99%। 1% जो भाजपा के इधर मेन पदाधिकारी होंगे वो लोग ही नहीं होंगे, नहीं तो बाकी समाज से। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी तो हमारी रणनीति है कि हमारी समाज कांग्रेस का सपोर्ट करे। वचन पत्र में कांग्रेस ने डाला है तो, और फिर ये भी नहीं करेगी तो आज तो चुनाव होना नहीं है, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, 3 साल बाद फिर इनके खिलाफ मैदान में आएंगे। तो आप 99% कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल हम नहीं दे रहे, हम हमारी कौम से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी कौम कांग्रेस का समर्थन करे। कांग्रेस ने हमसे वादा किया है, इनका हमने कार्यकाल देखा है, 15 साल प्लस 7 महीने इन्होंने कुछ नहीं करा। जितने वादे करे थे, जे एक हमने पोस्टर इशू करा है, पता नहीं, अरे दिखाओ। हमने ये वो है ना पोस्टर इशू करा है, ये इसमें सारी बातें, इसमें एक भी बात गलत होगी तो मैं कह रहा हूं कि हम राजनीति नहीं इधर सामाजिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। ये है ना शिवराज सिंह ने वादे किए थे हमसे, ये भी पूरा नहीं किया। वादे तो कमलनाथ सरकार ने भी बहुत सारे किए थे, हमारी समाज से नहीं करे, माफ करना मैडम। अच्छा करे हो तो आप पता। वैसे समाज का दशहरा मिलन समारोह सहयोग गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता मौजूद रहे। इसी कड़ी में मैं स्वागत के शब्दों के द्वारा स्वागत के लिए माननीय श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी जैन साहब को वो आए और अतिथियों का शब्दों से स्वागत करें। माननीय तोमर साहब, माननीय गुप्ता जी, एम जी वो
जय सिंह कुशवाहा जी, एम गुप्ता जी, सभी सम्मानीय मंच को और अति सम्मानीय सदन को मेरा एक निवेदन है कि थोड़े से आग्रह करने पर गुप्ता जी ने अपने को टाइम दिया, मंत्री जी ने निसंकोच। अगले 2 दिन में मतदान भी हो जाएगा, तो कुल 3 दिन 6 दिन ही बचे। तो ये इस समय जो पूरा चुनाव चलता है, ये निर्णय घड़ी, ये मन बनाने का समय आ गया। अब लोग मंथन कर चुके, तो लगभग हर व्यक्ति। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रोशन बेग का जनसंपर्क जारी है। ग्वालियर के विधानसभा क्षेत्र में कई क्षेत्रों में रोशन बेग ने जनसंपर्क किया। आओ सही हो भाई, रोटी चढ़िया वीडियो बन रही है। ग्वालियर शहर के अलग अलग संस्थानों में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी क्रम में आज दाल बाजार में छापामारी की गई। ग्वालियर शहर के अलग अलग संस्थानों में घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी क्रम में दाल बाजार स्थित राम स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान घरेलू लाल सिलेंडरों का उपयोग होता पकड़ा पाया गया। विभाग की टीम को देखकर श्री राम स्वीट्स की दुकान में बैठे कर्मचारी लाल सिलेंडरों को हटाने की कोशिश करने लगे और कुछ सिलेंडरों को छुपाने में भी सफल रहे। विभाग की धरपकड़ के चलते 3 घरेलू सिलेंडर संस्थान से जब्त किए गए हैं और अधिकारियों द्वारा नियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। की कार्रवाई और कहाँ कार्रवाई हुई है? आज ये दाल बाजार में एक शिकायत प्राप्त हुई थी श्री राम मिष्ठान भंडार पर डोमेस्टिक सिलेंडर से कॉमर्शियल का उपयोग किया जा रहा है मिष्ठान बनाने में। तो आज हम अपनी टीम के साथ में यहाँ आकर के इसकी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसकी कार्रवाई की है और आगे भी हम इस तरीके की कार्रवाई जारी रखेंगे। किस तरह का जुर्माना है इस पर करेगा या पकड़े जाने पर? अभी प्रकरण बना करके हम कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, फिर वहाँ पे इसके बराबर की राशि या जो भी दंड होगा वो कलेक्टर न्यायालय से ही होगा इसको निर्धारित। कुछ जुर्माना इस पर नहीं किया जाता है कि मतलब अगर आगे कार्रवाई इस पर रोकी जा सके, कोई दंडनीय कार्रवाई इसमें नहीं है? नहीं है ना, दंडनीय कार्रवाई है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।